ईवीएम ने हमें हराया है, चुनाव आयोग ने हराया है, वरना हमें हराने वाला कोई उत्तर प्रदेश में दूसरी ताकत नहीं थी। पाल समाज कब तक संतुष्ट और दया का पात्र रहेगा? इसको कब मिलेगा मौका? के लिए अगर राजनीतिक भागीदारी चाहिए तो अगड़ों से सीखना चाहिए। उन्होंने एक नेता मान लिया, एक दल मान लिया। समाज के चार बार माननीय मुलायम सिंह जी, उनका परिवार मुख्यमंत्री बन चुका है। बहन कुमारी मायावती को दलितों ने नेता मान लिया तो वो बन चुके हैं। इस दिन एक नेता मान लेगा, एक दल के साथ खड़े हो जाएंगे तो इन्हें, हमें लगता है, भागीदारी ही नहीं मिल जाएगी, हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। चाहेंगे इतने बड़े राजनीतिक सफर के करियर में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हो? क्या उपलब्धि पाई आपने, क्या दिया लोगों को? कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी, जिसके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हम जैसे व्यक्ति के पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने के सत्ता है कि अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। एक बड़ा सवाल ये करना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आपको एमपी बनाया, सांसद बनाया, फिर आपने उसका दामन छोड़ करके समाजवादी के हाथ क्यों पकड़ा? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय कानपुर में हूँ और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व सांसद राजा रामपाल, हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है। धन्यवाद। पाल साहब, कानपुर की जनता तो आपसे परिचित है, आज हमारी मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कैसा रहा आपका राजनीतिक सफ़र, की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जन्म भूमि हमारी ग्राम सिरो, पोस्ट पर लालपुर, तहसील घाटमपुर, जो कानपुर नगर के अंतर्गत आता है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ हमारी प्राइमरी शिक्षा, जूनियर हाई स्कूल शिक्षा और इंटरमीडिएट घाटमपुर, और इंटरमीडिएट करने के बाद डीएवी डीबीएस कॉलेज कानपुर, डीएवी लॉ कॉलेज से वकालत करने के बाद, वकालत कर ही रहा था तभी इस दलितों के मसीहा मानवर कांसी राम साहब ने एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन को लेकर वो चल रहे थे। मैं उनके विचारों से प्रभावित होकर के बिना किसी मोटिवेशन के साथ मैं बहुजन समाज पार्टी में, उनके मूवमेंट में जुड़ गया, अम्बेडकर के मूवमेंट में जुड़ गया। चूँकि मैं ऐसी रास्ते की तलाश में था, ऐसे रहबर की तलाश में था जिस रास्ते पर चलकर करोड़ों के लिए कुछ किया जा सके, वो राजनीतिक मार्ग हो या राजनीतिक मार्ग, तो हमें ये लगा कि इसकी अपॉर्चुनिटी, जिनके लिए मैं जीना चाहता हूँ, जिनके लिए करना चाहता हूँ, उसकी पॉसिबिलिटी वहाँ ज़रूरत बहुजन समाज के लोगों पे है। तो मैं बहुजन समाज में जुड़ने के बाद वकालत को छोड़कर 96 में एमएलए बन गया घाटमपुर विधानसभा से। और 96 एमएलए बनने से पहले पार्लियामेंट का चुनाव आया था। पार्लियामेंट चुनाव लड़ा 4 बिल्हौर पार्लियामेंट से, 4 विधानसभा जीतने के बाद केवल कल्याणपुर से हारने का काम किया था। और 3 महीने बाद मैं घाटमपुर से 96 में एमएलए बन गया। और फिर 98 पार्लियामेंट, 99 पार्लियामेंट, 2004 पार्लियामेंट में फिर एमपी बन गया। और 2009 पार्लियामेंट में दोबारा कांग्रेस से एमपी बन गया। जो 96 से एमएलए बने, 2004 में एमपी बने, वो बहुजन समाज पार्टी के बैकग्राउंड से बने, बहुजन समाज पार्टी से बने। और 2009 में हम कांग्रेस से चुनाव जीत कर आए। अभी 2024 में जो हमारा सफ़र है, जो 8वां पार्लियामेंट था, वो हमने समाजवादी पार्टी से कंटेस्ट करने का काम किया है। और हमें बड़े पैमाने पर बेईमानी से हराया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई सीट, लोग कहते थे, मीडिया भी कहती थी, मध्य प्रदेश का दैनिक भास्कर अगर कहता था तो कहता था कि अकबरपुर रनिया की सीट जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पास। तो मैं निश्चित तौर पे ऐसे परिवार से चल के आया था। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, नॉन पेंशनर थे। वो 30 साल तक हमारे ग्राम सिरो के प्रधान रहे। यही मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी।
लेकिन मेरे मन में एक ही तलाश थी कि मैं उन करोड़ों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उन करोड़ों के लिए जीना चाहता हूँ जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। तो मैं उस दिशा में जहाँ तक है, राजनीतिक सफलता तो मैंने बता दिया कि मैं एमएलए भी रह चुका, 2 बार एमपी भी रह चुका, ये तो हमें मिल गई। लेकिन अभी हमारी जो अभीष्ट इच्छा है उन करोड़ों के लिए जीने की जिनका कोई देखने सुनने वाला नहीं है, वो केवल और केवल राजनीति के माध्यम से, और वो केवल और केवल अंबेडकर के मिशन को लेके ही पूरा हो सकता है। मानवर कांसीराम साहब के मिशन को पूरा हो सकता है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने अभी पीडीए बनाया है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहाँ सांप्रदायिकता की जड़ें पहले से और गहरी हो रही हैं, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट रुकने के बाद अगर इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में अगर कोई सफल है तो समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और पीडीए ही रोक सकता है। एक सवाल करना चाहेंगे, इतने बड़े राजनीतिक सफ़र के कैरियर में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हो? क्या उपलब्धि पाई है आपने और क्या दिया लोगों को? हमें लगता है कि मेरी जो राजनीतिक उपलब्धि है, मैंने पहले बताया कि मेरा उद्देश्य राजनीति के माध्यम से या समाज सेवा के माध्यम से करोड़ों के लिए जिंदा रहने का उद्देश्य था, उसको हम काफ़ी हद तक अचीव कर चुके हैं। क्योंकि आज कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन कानपुर नगर देहात के 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले शहर में समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी, जिसके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हम जैसे व्यक्ति के पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने के शब्द नहीं, वो 150 किलोमीटर की सराउंडिंग में खड़ा आदमी ये भरोसा करता है कि अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इस दिशा में हमने अभी जनपद स्तर पर 1 करोड़ की आबादी वाले में प्राप्त किया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा विजन बड़ा है, मेरा उत्तर प्रदेश ही विजन नहीं है, पूरा देश है। इसमें जब भी मौका मिलेगा और जहाँ जहाँ मेरे परिचय हैं, जहाँ जहाँ मेरे संपर्क हैं, जहाँ जहाँ मेरा समाज है, वो तो मानते हैं कि पाल साहब के पास जाएंगे तो मदद हो जाएगी। उस अचीव करने की दिशा में हम बड़े पैमाने पे बढ़ रहे हैं। हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बनने से पहले आदमी रहना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल ये करना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आपको एमपी बनाया, सांसद बनाया, फिर आपने उसका दामन छोड़ करके समाजवादी के हाथ क्यों पकड़ा? जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के छोड़ने का सवाल है, कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनाव से पहले और आज भी हमें लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सामाजिक ताना बाना है और जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें यहाँ पर जड़ें जमा रही हैं, ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस सक्षम नहीं थी। पूरे देश में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जो माननीय राहुल गांधी और कांग्रेस संघर्ष कर रही है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। 2022 में सांप्रदायिक ताकतों के रथ को रोकने के लिए हमने कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने का काम किया था। उत्तर प्रदेश के लिए इस समय माननीय अखिलेश यादव जी क्यों जरूरी हैं, क्या कहते हैं? आज उत्तर प्रदेश में राजनीतिक शून्यता है। बहन जी डरी हुई हैं। वो अंबेडकर के मूवमेंट को, अंबेडकर के अपमान को और संविधान को बचाने में नाकामयाब साबित हुई हैं। करोड़ों जो बहुजन समाज के अनुयायी थे, वो बड़े पैमाने पर सारे के सारे अगर शिफ्ट हुए हैं तो पीडीए के नारे पर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। जो हम बहुजन समाज पार्टी में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन चला रहे थे, वो हमें लगता है बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के सारे वो नेता जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो सब आज की तारीख में पीडीए के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं।
और उत्तर प्रदेश में अगर इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कोई सक्षम है, कोई संगठन है, कोई दल है, तो उस दल का नाम समाजवादी पार्टी है और उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव है, दूसरा कोई नहीं है। आपको नहीं लगता है कि अखिलेश यादव की एंट्री जिस तरीके से उन्होंने इस बार लोकसभा में की है, विपक्ष की भूमिका जो निभाई है, भाजपा में मोदी को ये समझ में आ गया कि कोई विपक्ष है जो सामना कर रहा है? देखो, आज़ादी के बाद से इस दिल्ली की कुर्सी के लिए अगर कोई रास्ता है किसी प्रदेश से तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही आदरणीय मोदी जी बने थे, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक शासन करती आई है और उत्तर प्रदेश में हमने 2024 के चुनाव में 22 में भी कोशिश की समाजवादी पार्टी ने, लेकिन 24 में पीडीए बनाकर बाबा साहब के संविधान को इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के अगर 240 में इनको रोकने के काम में सफल हुए तो इंडिया गठबंधन सफल हुई है और उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़ी भूमिका अदा करने का काम किया है। हमें लगता है जो 2024 के पार्लियामेंट का रिजल्ट है, अगर उसको सही जीत का आंकड़ा बताया जाए तो आने वाले समय में जो 27 का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में 240 सीटें जीत करके 2024 के चुनाव में विधानसभा की हमने जीतने का काम किया है। वो निश्चित तौर पे आने वाले 2027 में हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ही नहीं बनाएंगे, बल्कि हम जाति गणना करा करके सामाजिक न्याय दिलाने में हम सफल हो जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जाति का जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? क्या बात है, लगातार विपक्ष मांग कर रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए नहीं कराना चाहती कि ये जातियों उपजातियों में बटा समाज है, 6743 जातियों में बटा समाज है। इनको जात के आधार पर तोड़कर उनको छोटा मोटा प्रतिनिधित्व दे करके इनको तोड़ने का काम कर रही है। इनको अपनी असली ताकत बताने का काम नहीं कर रही। पीडीए से उन्हें बड़े पैमाने पर झटका लगा है, पीडीए से उन्हें बड़ा खतरा है। जाति जनगणना से भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। वो इसलिए नहीं कराना चाहती कि बहुजन समाज के लोगों की उनकी संख्या पता चल जाएगा। ये ठीक वैसे है जैसे डायबिटीज़ हो और तुम इसकी चेकिंग न कराओ, डायबिटीज़ तो है। हम बहुजन समाज के लोग 85% हैं, अगर ये इकट्ठे हो जाए, इनमें भाईचारा बन जाए, पीडीए से इसीलिए उन्हें खतरा भी है। और पीडीए ही है जो जाति गणना ही नहीं कराएगा। बिहार में तो नीतीश ने कराई है। आज डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर के जो विपक्ष को तोड़ने की कोशिश फिर से की थी, वो फिर से इकट्ठा हो करके संविधान बचाने में लगा हुआ है। इससे भारतीय जनता पार्टी को और खतरा पैदा हो गया है। लिहाजा संपूर्ण विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का, माननीय राहुल गांधी का, माननीय अखिलेश यादव को तो एक ही नारा है कि हम लोग सत्ता में आए तो जाति गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम कर पाएंगे। जो बहुजन समाज पार्टी के मसीहा मानवर कांशीराम साहब का नारा था, उसको हम पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर के सपनों वाला भारत बनाने का काम कर पाएंगे। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से अयोध्या पर पूरी देश की निगाह थी, मोदी जी और योगी जी को पूरा देश से मानता है कि वो राम को लाए हैं अयोध्या में, फिर भी वहाँ की जनता ने उनका साथ नहीं दिया, समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, तो क्या कारण मानते हैं, क्या कमी रही? आज हम इतना ही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। आज पूरे देश की जो स्थिति है, आज राम को मानने वाले मिल जाएंगे, कृष्ण को मानने वाले मिल जाएंगे, शिव को मानने वाले मिल जाएंगे, हनुमान जी को मानने वाले मिल जाएंगे, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले मिल जाएंगे, गांधी, सुभाष, लोहिया, अंबेडकर को मानने वाले मिल जाएंगे, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को मानने वाले मिलेंगे। पूरी धरती पर उनको मानने वाले मिलेंगे, लेकिन उनकी मानने वाले नहीं मिलेंगे। जो अयोध्या में जो हार हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरी है, वो केवल राम को मानती है, राम की नहीं मानती। राम की मानने का मतलब मर्यादा का पालन, राम की मानने का मतलब पिता की आज्ञा का पालन। और वो रास्ता न तो खजाने की ओर जाता है, न सिंहासन की ओर जाता है, 14 वर्ष जंगल की ओर जाता है। तो राम की मानने का मतलब है सत्ता प्राप्ति नहीं, सत्ता का त्याग। और ये सत्ता में लिप्त होकर के सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर अगर राम कहीं होंगे तो इनके कृत्य से निश्चित तौर पर नाराज होंगे। इसलिए 2024 के चुनाव में
अयोध्या पार्लियामेंट से उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने उन्हें शिकस्त देने का काम किया। उससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है और इसीलिए अभी बाई इलेक्शन में अयोध्या की जो सीट थी विधानसभा की, उसको उन्हें चुनाव कराने की हिम्मत और हैसियत नहीं रही। ये एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, ये उपचुनाव 10 थे, वो 10 तो एक साथ करा नहीं सकते। हरियाणा और तुम्हारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और कश्मीर एक साथ करा नहीं सकते। ये देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ डाइवर्जन करने का काम करते हैं। पूरे देश की जनता अब इनको समझ चुकी है, इनके झूठ को उजागर हो चुका है, लिहाजा अब राम के सहारे अब इनकी नैया पार होने वाली नहीं है। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से एक तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा है संसद में और पार्लियामेंट में देखा जाए, दूसरी तरफ भाजपा राहुल गांधी जी समाजवादी पार्टी सब कह रहे हैं कि अमित शाह ने अपमान किया है, अंबेडकर कह रहे हैं, और भाजपा बोलती है कि हमने तो बाबा साहब को भारत रत्न दिलाया है। इस पर आपका क्या कहना है? हमने अभी आपसे कहा है कि ये अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर की मानने वाले लोग नहीं हैं। ये संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की मानने वाले नहीं हैं। इसलिए उनको मानना और उनकी मानना वो ज़मीन और आसमान का अंतर है। जैसे हम अपने पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की एक नहीं मानते। ये भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए सरेआम जो इनके पेट में था वो पार्लियामेंट में अमित शाह जी के द्वारा उजागर हुआ है, जिससे पूरे देश के लोगों को समझ में आ गया है कि निश्चित तौर पर अगर इनको इसी तरह से हम लोग इग्नोर करते रहे तो इन्होंने देश को तो बेच ही दिया है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको अडानी अंबानी को देने का काम ना किया हो। संसद में इसीलिए बौखलाए थे, इसीलिए अम्बेडकर के नाम पर इन्होंने घटिया टिप्पणी करने का काम किया है, जिससे समूचा बहुजन समाज ही नहीं, जो भी लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, सब आहत हुए हैं। और इस नाम पर संपूर्ण विपक्ष इकट्ठा है, उससे फिर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। हमें लगता है आने वाले समय में बाबा साहब के मानने वाले लोग निश्चित तौर पर सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ कर फेंकने में पीडीए के साथ आकर के माननीय अखिलेश यादव जी का साथ देकर उत्तर प्रदेश से इस मनुवाद की जड़ वाले प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने का काम जरूर करेंगे। विपक्ष तो दमदारी से मुद्दा उठा रहा है और कहीं अगले 2027 और 29 में कहीं ईवीएम मशीन बीच में आ गई तो फिर कैसे आप उम्मीद करेंगे? देखो, निश्चित तौर पर ये आपने सही सवाल किया है। आज पूरे देश के लोग इस बात से आशंकित हैं कि भाई हम तो वोट देते हैं लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी है। ये राजीव कुमार जी का आखिरी कार्यकाल है जो 1 महीने बाद ख़त्म होगा। हम उम्मीद करेंगे कि निश्चित तौर पर आने वाला जो चुनाव आयुक्त होगा वो निष्पक्ष हो करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो ईवीएम पर सवाल बड़े पैमाने पर पूरे देश की जनता में, जो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के, हरियाणा के चुनाव को लेकर के जिस तरह से लोगों में जन आक्रोश है, जो जन अदालत लगा करके ईवीएम का विरोध करने का काम कर रहे हैं, हमें लगता है आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस पर भी कोई नया हल विपक्ष ढूंढने का काम करेगा। और अगर चुनाव आयोग वास्तव में चाहेंगे या सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो निश्चित तौर पर हस्तक्षेप करके समाज में स्वस्थ लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए ईवीएम को हटा करके बैलेट से चुनाव कराने का काम जरूर करेंगे। कितनी सीटें आएंगी इस बार 2027 में आपकी समाजवादी पार्टी? 2027 में हमें लगता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी पीडीए के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगी। सरकार बनाएंगे आप? 100% बनाएंगे, निश्चित तौर पर बनाएंगे। अगर कोई उम्मीद है, आशा की कोई किरण है तो बुलडोजर बाबा से नहीं, माननीय अखिलेश यादव को गद्दी में बिठा करके महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के सभी साथियों को सामाजिक न्याय दिलाने का काम की उम्मीद अगर किसी से है तो माननीय अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से है। राजा रामपाल जी ने जो संघर्ष किया है इस बार का, आपने जो टक्कर दी है,
तो 2029 में आपकी टक्कर होगी या 27 में भी टक्कर दे सकते हैं? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो चाहेगा या आदेश करेगा वो काम करेंगे। ये टक्कर हमने नहीं दी है। ये तो फिर मैं कहना चाहता हूँ ईवीएम ने हमें हराया है, चुनाव आयोग ने हराया है, वरना हमें हराने वाला कोई उत्तर प्रदेश में दूसरी ताकत नहीं थी। राजाराम पाल साहब, एक सवाल थोड़ा हटके करना चाहेंगे। जिस समाज से आप आते हैं, इस समाज का विकास क्यों नहीं हो रहा है? ये समाज पिछड़ा हुआ क्यों है? ऐसा है, जो पिछड़ा शब्द है, पिछड़े के बारे में मेरी अपनी परिभाषा है कि अगड़ा कौन? अगड़ा वो जो काम अभी के अभी कर दे और ये ध्यान में रख के करे कि इसका फ़ायदा न हमें मिलेगा, न हमारे पेटों को मिलेगा, न हमारे नाती को मिलेगा, 100 साल बाद आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। जो 100 साल के आगे का विजन रखता हो वो अगड़ा, और जो चलने से पहले फ़ायदे की सोचता हो कि हम कानपुर जाएंगे, पाल साहब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमारा पेट्रोल ख़राब होगा, उस मीटिंग में जाए हमें फ़ायदा क्या है। जो चले नहीं, काम करे नहीं, काम करने से चलने से पहले फायदे के सोचे, वो समूचा पिछड़ा समाज है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं ये हमारा समाज ये शिक्षा से वंचित हो गया। ये अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के सालों अपना जंगलों में घूमता रहा, शिक्षा से अलग होने के कारण। और दूसरा, इस पर मनुवाद का सबसे बड़ा गहरा असर पड़ा है। इसने रामचरितमानस की वो चौपाई पढ़ रखी है कि कौन होए हमें कहानी, चेरी छाड़नो होई बेरानी। ये लाइन ने इसको गुलाम बनाने का काम किया है। इसका इतिहास गौरवशाली है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साम्राज्य हमारे समाज के रहे, अहिल्याबाई होलकर जैसी महारानी हमारे समाज की थी। लेकिन लोकतंत्र में अगर एकजुट होकर बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेगा कि पहले शिक्षित हो फिर संगठित हो, और हमें लगता है शिक्षित हो जाएगा और संगठित हो जाएगा तो संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो आज के टाइम में अगर इसके पास कुछ बचा है तुम्हारे समाज के पिछड़ेपन होने का, तो ये बहुत सीधा है, बहुत संतुष्ट है, बहुत ईमानदार है। तो हमें लगता है जो लोग सत्ता में आ चुके हैं, जिनका कार्यकाल देख चुके हैं, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज और अहिल्याबाई के कार्यकाल को जिन्होंने देखा है, हमें लगता है इस देश में अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में अगर किसी से आशा की सबसे बड़ी किरण है तो हमें लगता है आने वाला भविष्य इसी समाज का है। ये पाल समाज कब तक संतुष्ट और दया का पात्र रहेगा? इसको कब मिलेगा मौका? मुझे समझ में नहीं आ रहा। लगातार संघर्ष कर रहा है, इसको बस दया कर दी जाती है और ये चुपचाप बैठा रहता है, शोषण होता रहता है। ऐसा दो चीज़ें आप समझ लीजिए, किसी भी समाज को तब तक भागीदारी नहीं मिल सकती, किसी भी क्षेत्र में तब तक उसको फ़ायदा नहीं मिल सकता। कंपटीशन का दौर है। इस कंपटीशन के दौर में जो कंपटीट करेगा, जहाँ तक संतुष्टि की बात है, मैं तो तुम्हारे सामने उदाहरण हूँ। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में और हम 8 पार्लियामेंट लड़ चुके हैं, 3-4 विधानसभा लड़ चुके हैं, हमें तो आज तक भागीदारी मांगनी थोड़ी पड़ी है। अपने आप तो भागीदारी मिलने का काम करती है। ये समाज निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक रूप से भागीदारी चाहता है तो इसको किसी भी दल में रह करके उसकी रीत को, उसकी नीति को, उसके साथ मिल करके संघर्ष करके उस कंपटीशन में जो टिकट की दावेदारी में भागीदारी, सत्ता में भागीदारी के लिए जो अहर्ताएँ हैं, वो अगर कंपीट करने का काम करेगा तो निश्चित तौर पे इसे भागीदारी मिल जाएगी। लेकिन ये अगर ये बैठा ये सोचे कि हमारा समाज बहुत बड़ा है, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है, अब कोई ड्रोन भेजा जाएगा ऊपर से सर्वे करेगा कि इस समाज के इतने लोग हैं और इसे इनमें किसी को ढूंढ के टिकट मिल जाएगा, भागीदारी मिल जाएगी, ये कभी मिलने वाला नहीं है। और जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में भी उतना ही कंपटीशन, उससे बड़ा कंपटीशन, नौकरी के क्षेत्र में भी कंपटीशन है। अब तो हर क्षेत्र में कंपटीशन है, खेल में भी कंपटीशन है। उस कंपटीशन में इसे आगे आना होगा और इसको आगे आने के लिए अगर राजनीतिक भागीदारी चाहिए तो अगड़ों से सीखना चाहिए
कि आज़ादी से अब तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में अगड़ों की सत्ता है। उन्होंने एक नेता मान लिया, एक दल मान लिया, तो उनके देश में और प्रदेश में हमारे पिछड़े समाज के 4 बार माननीय मुलायम सिंह जी, उनका परिवार मुख्यमंत्री बन चुका है। बहन कुमारी मायावती को दलितों ने नेता मान लिया तो वो बन चुके हैं। ये पाल समाज भी जो इसका इतिहास गौरवशाली है। जिस दिन वो एक आदमी के पीछे, मैं तो पहला कहने वाला आदमी हूँ कि मेरे पीछे नहीं, समाज के किसी भी आदमी के साथ जिस दिन ये नेता मान करके उसके पीछे चलने का काम करेंगे तो इनके पिछड़ेपन की वो पाइथागोरस प्रमेय जिसको लड़के जिसका सूत्र पता नहीं होता है तो वो पन्ना आते ही पाइथागोरस प्रमेय का पन्ना पलट के दूसरी निर्भय प्रमेय लगाना शुरू कर देते हैं। ये जिस दिन एक नेता मान लेगा, एक दल के साथ खड़े हो जाएंगे तो इन्हें हमें लगता है भागीदारी ही नहीं मिल जाएगी, हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। सवाल करना चाहेंगे निश्चित तौर से इस इंटरव्यू को मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी शायद देख रहे हों, तो अपने मन की बात, दिल की बात क्या कहना चाहेंगे आप आपकी जनता के माध्यम से? हम लोग तो एक ही बात कहना चाहेंगे जन अदालत के माध्यम से कि हमें अकेले नहीं, अब ज़रूरत है पीडीए के साथ चलने की, पीडीए को ताकत देने की, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की, बाबा साहब के सम्मान को बचाए रखने की, अपने उन संतों, पुरखों, महापुरुषों के उस संघर्ष को जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया है, पूरा जीवन दिया है, और आज़ादी दिलाने वालों ने जिस उद्देश्य से हंसते हंसते फांसी पे झूलने का काम किया था, आज़ाद भारत में उन सबको समान न्याय दिलाने के लिए समाज को, सारे समाजों को, पिछड़े, दलित, पिछड़े, अक़लियत के सभी लोगों के इकट्ठा होकर के सांप्रदायिक ताकतों को कुचलने के लिए इंडिया गठबंधन और पीडीए के साथ आने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर हमारे नेता को 2027 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपने का काम करेंगे। यही हम अपने समाज से भी अपील करते हैं, यही हम बहुजन समाज से अपील करते हैं। चूँकि मेरा मानना है कि जाति जैसी कोई चीज़ है नहीं, ये काम थे, जो आदमी जो काम करता था उसी कौम से जाने लगा। वास्तव में ये सारे भाई थे। इन सभी भाइयों को फिर से इकट्ठे होने की आवश्यकता है, तभी देश का संविधान बचेगा, तभी बाबा साहब का सम्मान बचेगा, तभी भारत के प्रत्येक आदमी को अधिकार बचेंगे, तभी लोकतंत्र सुरक्षित होगा। इसके लिए पूरे लोगों को जात से उठकर, दल से उठकर, धर्म से उठ कर के पीडीए के साथ आकर के समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में ताकत देने का काम करेंगे। यही हमारा आपके माध्यम से संदेश। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के खास इंटरव्यू में आज हमने पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजाराम पाल जी से हमने आज मुलाकात की है। तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की, वो तमाम सवालात किए, वो तमाम ख्यालात रखे जिनके जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हमसे पूछ रहे थे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ पर, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई राजा साहब, आप आए। हम पूरा उम्मीद करेंगे कि नए साल में ये हमारा इंटरव्यू लोगों को नई चेतना, नई ऊर्जा समाज के लोगों में और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की ताकत देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।